तो आज हम पावर बैकअप टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए एक बहुत बड़े बदलाव पर गहराई से बात करने वाले हैं। दशकों से जब भी पावर बैकअप का ख्याल आता था तो एक ही तस्वीर दिमाग में आती थी, एक बड़ा सा शोर करने वाला डीजल जनरेटर। ये इंडस्ट्रीज के लिए, ऑफिसों के लिए, यहाँ तक कि घरों के लिए भी एक भरोसेमंद साथी रहा है। बिल्कुल, ये एक स्थापित टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक नए दावेदार को सामने रख रहे हैं, और वो है लिथियम आयन बैटरी पर आधारित एक मॉडर्न एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसका एक उदाहरण है प्योर पावर 30.0। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन दो मशीनों की तुलना करना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक अपग्रेड है या पावर बैकअप को लेकर हमारी पूरी सोच में क्रांति है। सही कहा। हमारे पास इन दोनों की तकनीकी जानकारी है, लागत का पूरा विश्लेषण है और कुछ यूजर एक्सपीरियंस नोट्स भी हैं। तो चलिए इस तकनीकी मुकाबले की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो चलिए उस पल से शुरू करते हैं जिसे हम सब जानते हैं। जब बिजली चली जाती है, एक अजीब सी खामोशी जा जाती है। डीजल जनरेटर के साथ इस खामोशी के बाद क्या होता है? उस खामोशी के बाद आता है 10 से 60 सेकंड का एक लंबा और बेचैन करने वाला इंतजार। इस दौरान सब कुछ बंद। सब कुछ? बिल्कुल। और फिर अचानक एक कान फाड़ देने वाला शोर शुरू होता है। ये करीब 95 डेसिबल तक पहुंच सकता है। 95 डेसिबल? मतलब कितना हुआ ये? आप ऐसे समझिए जैसे कोई सबवे ट्रेन आपके ठीक बगल से गुजर रही हो और साथ में डीजल का धुआं और जबरदस्त वाइब्रेशन। लेकिन इतने सालों तक तो इंडस्ट्रीज और लोग इसी पर निर्भर थे, तो क्या उस समय ये 10 से 60 सेकंड का गैप और इतना शोर, ये कोई बड़ी बात नहीं थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुछ दशक पहले तक हमारी निर्भरता एनालॉग सिस्टम्स पर ज्यादा थी। अगर ऑफिस की लाइटें 1 मिनट बाद भी जलें तो शायद उतना बड़ा नुकसान नहीं होता था। लेकिन आज हम एक डिजिटल दुनिया में हैं। आप सोचिए एक डेटा सेंटर के बारे में, या एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने वाली कंपनी के बारे में, या किसी अस्पताल के बारे में। बिल्कुल, किसी क्रिटिकल केयर यूनिट के बारे में। उनके लिए तो 10 सेकंड का डाउन टाइम भी विनाशकारी हो सकता है। सर्वर क्रैश हो सकते हैं, डेटा लॉस हो सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी तो वही रही, पर हमारी दुनिया उसके आसपास इतनी बदल गई कि अब उसकी कमियां बहुत बड़ी लगने लगी हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो इस नए चैलेंजर प्योर पावर 30.0 के साथ ये सीन कैसा दिखता है? यहाँ अनुभव पूरी तरह से अलग है। इसका स्विच ओवर टाइम 4 मिलीसेकंड से भी कम है। 4 मिलीसेकंड? हाँ, मतलब आपकी पलक झपकने में इससे लगभग 100 गुना ज्यादा समय लगता है। क्या बात है! तो इसका मतलब ये है कि आपको भनक तक नहीं लगेगी कि मेन ग्रिड से पावर कट गई है। आपकी लाइट एक पल के लिए भी नहीं झपकेगी, कंप्यूटर बंद नहीं होगा, वाईफाई राउटर रीस्टार्ट नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। और शोर और धुएं का क्या? शून्य, बिल्कुल साइलेंट है। कोई हिलने डुलने वाला मैकेनिकल पार्ट नहीं है, कोई इंजन नहीं है, तो वाइब्रेशन या धुएं का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब आप इसे अपने ऑफिस के अंदर भी रख सकते हैं? हाँ, सर्वर रूम के बगल में या घर के किसी कोने में भी रख सकते हैं। डीजल जनरेटर के लिए तो आपको एक अलग खुली जगह चाहिए होती है, जो आजकल शहरों में मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इसे एक मुकाबले की तरह देखें तो पहले राउंड में, यानी यूजर एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस में, ये एक बहुत बड़ी एक तरफा जीत लगती है। बिल्कुल, एक तरफ इंतजार, शोर और रुकावट है, और दूसरी तरफ एक सहज और अदृश्य ट्रांजिशन। सही कहा। और ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये आज के बिजनेस के लिए निरंतरता की गारंटी है। ये स्पीड और साइलेंस वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन अब मेरे मन में वो सवाल उठ रहा है जो शायद हर किसी के दिमाग में होगा। ये सब सुनने में बहुत महंगा लगता है। क्या एक आम बिजनेस या घर इसे खरीदने के बारे में सोच भी सकता है? अक्सर नई टेक्नोलॉजी शुरू में महंगी ही होती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है, और यहीं पर हमें सिर्फ स्टिकर प्राइस से आगे जाकर देखना होगा। अच्छा। हमारे स्रोतों के अनुसार एक 40 kVA डीजल जनरेटर की इंस्टॉलेशन सहित शुरुआती लागत लगभग 6.5 लाख रुपए है। एक मिनट, यहाँ केवीए का क्या मतलब है? ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। जरूर। केवीए का मतलब है किलोवोल्ट एम्पियर। ये जनरेटर की पावर आउटपुट क्षमता को मापने का एक तरीका है, जैसे कार के इंजन के लिए हॉर्स पावर होता है। समझ गया। तो एक 40 kVA का जनरेटर एक छोटे से मध्यम आकार के ऑफिस या एक बड़े घर के लिए काफी होता है। ठीक है, तो डीजल जनरेटर की कीमत 6.5 लाख और प्योर पावर 30.0 की? उसकी इंस्टॉलेशन सहित कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए है। तो हाँ, पहली नजर में ये 1 लाख रुपए महंगा है।
और यहीं पर ज्यादातर लोग शायद रुककर डीजल जनरेटर को चुन लेंगे, ये सोचकर कि उन्होंने पैसे बचा लिए। बिल्कुल। और यहीं से टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी किसी चीज को रखने की कुल लागत का कॉन्सेप्ट आता है ना। हाँ बिल्कुल, असली कहानी इसे चलाने की लागत में छिपी होगी। सही कहा। हमारे पास 10 साल का एक अनुमान है। 10 सालों में प्योर पावर 30.0 को चलाने का खर्च, मतलब ग्रिड से चार्ज करने का खर्च, लगभग 9.6 लाख रुपए आता है। ठीक है, लगभग 1 लाख रुपए सालाना। हाँ, अब डीजल जनरेटर का आंकड़ा बताइए। तो इसके लिए तैयार हो जाइए। 10 सालों में एक 40 केवीए डीजल जनरेटर पर ईंधन और मेंटेनेंस का कुल खर्च 42.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? 42 लाख? ये आंकड़ा तो सुनने में अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, ये चौंकाने वाला है। इसका मतलब जो चीज शुरू में 1 लाख सस्ती थी, वो लंबे समय में 30 लाख रुपए से ज्यादा महंगी पड़ती है। ये इतना बड़ा अंतर कैसे? इसका जवाब एक शब्द में है एफिशिएंसी, यानी कार्यक्षमता। एफिशिएंसी? हाँ, प्योर पावर 30.0 97% एफिशिएंट है। यानी अगर आप इसे 100 यूनिट बिजली से चार्ज करते हैं तो ये आपको जरूरत पड़ने पर 97 यूनिट बिजली वापस देता है। एनर्जी लॉस बहुत ही कम है। और डीजल जनरेटर? डीजल जनरेटर की एफिशिएंसी सिर्फ 30 से 35% होती है। सिर्फ 30 से 35? हाँ, इसका मतलब है कि आप जो 100 रुपए का डीजल उसमें डालते हैं, उसमें से सिर्फ 30-35 रुपए की बिजली बनती है। तो बाकी के 65-70 रुपए कहाँ जाते हैं? वही तो, वो गर्मी, शोर और धुएं में बर्बाद हो जाते हैं। जब आप जनरेटर के पास खड़े होकर उस गर्मी को महसूस करते हैं ना, तो आप असल में अपने पैसे को जलते हुए देख रहे होते हैं। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। लेकिन क्या ये 42.5 लाख का आंकड़ा बहुत ज्यादा इस्तेमाल पर आधारित है? मान लीजिए किसी का उपयोग बहुत कम हो तो? बहुत अच्छा सवाल है। ये आंकड़ा एक औसत शहरी इस्तेमाल पर आधारित है, जहां पावर कट होते रहते हैं। अगर आपका इस्तेमाल बहुत ही कम है, तो बेशक खर्च कम होगा। लेकिन तब भी एक और फैक्टर है, मेंटेनेंस। डीजल जनरेटर एक मैकेनिकल इंजन है। इसमें पिस्टन है, वॉल्व है, कई घूमने वाले पार्ट्स हैं। इसे हर कुछ 100 घंटों के बाद सर्विसिंग की जरूरत होती है। इंजन ऑयल बदलना, फिल्टर बदलना, कूलेंट चेक करना, इन सब में पैसा और समय दोनों लगता है। और प्योर पावर में? वो एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 0 है। तो ये सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट्स की कहानी नहीं है, ये एक बड़ा सबक है कि कैसे किसी चीज की शुरुआती कीमत हमें धोखा दे सकती है। हम अक्सर अदृश्य लागतों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही शायद यहाँ सबसे बड़ा सबक है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि नया चैलेंजर एक्सपीरियंस में बेहतर है और लंबे समय में पैसे भी बचाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के स्तर पर ये दोनों कितने अलग हैं? क्या प्योर पावर सिर्फ एक बड़ी बैटरी है या इसमें और भी कुछ है? ये सिर्फ एक बैटरी से कहीं ज्यादा है। ये एक स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट? हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा है सोलर एनर्जी के साथ इसका इंटीग्रेशन। अगर आपके घर या ऑफिस में सोलर पैनल्स लगे हैं, तो ये दिन में सोलर से मिली मुफ्त बिजली से खुद को चार्ज कर सकता है। अच्छा। और फिर जब रात में या पावर कट के दौरान आपको बिजली चाहिए, तो ये उसी स्टोर्ड सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और डीजल जनरेटर का सोलर से कोई लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ डीजल पर ही चलेगा। सही कहा। इसके अलावा प्योर पावर बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये न सिर्फ ग्रिड से बिजली ले सकता है, बल्कि जरूरत न होने पर अतिरिक्त बिजली ग्रिड को वापस भी बेच सकता है। वापस बेच सकता है? हाँ, मान लीजिए आपके सोलर पैनल्स ने जरूरत से ज्यादा बिजली बना दी और प्योर पावर भी फुल चार्ज है, तो बची हुई बिजली आप वापस पावर कंपनी को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इसे नेट मीटरिंग कहते हैं। ये तो शानदार है। मतलब ये सिर्फ एक खर्च नहीं बल्कि कमाई का एक जरिया भी बन सकता है। इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? क्या इसके लिए भी किसी को फिजिकली जाके बटन दबाना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक स्मार्ट टच स्क्रीन इंटरफेस है, एक मोबाइल ऐप है और इसे ओवर द एयर यानी OTA अपडेट्स भी मिलते हैं। जैसे हमारे स्मार्टफोन को मिलते हैं? बिल्कुल वैसे ही। आप दुनिया में कहीं भी बैठकर अपने फोन पर देख सकते हैं कि सिस्टम में कितनी पावर बची है, कितनी खपत हो रही है और सेटिंग्स को बदल भी सकते हैं। और डीजल जनरेटर? वो तो एक डम मशीन है। हाँ, वो सिर्फ ऑन या ऑफ होना जानता है। और इनके फिजिकल डिजाइन में भी काफी अंतर है, जैसा हमारे नोट्स में लिखा है। बहुत बड़ा अंतर है। प्योर पावर 30.0 का वजन सिर्फ 380 किलो है और इसमें पहिए लगे हैं, मतलब इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है। और डीजल जनरेटर?
वो करीब 1270 किलो का होता है, यानी 1.5 टन के करीब। उसे क्रेन से उठाकर एक मजबूत सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर फिक्स करना पड़ता है। एक बार लग गया तो उसे हिलाना लगभग नामुमकिन है। और अगर भविष्य में हमारी पावर की जरूरत बढ़ जाए तो मान लीजिए मेरा बिजनेस बढ़ता है और मुझे ज्यादा पावर चाहिए। ये एक और बहुत जरूरी पॉइंट है जहां नई टेक्नोलॉजी बाजी मार लेती है। प्योर पावर मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर? आप 1 यूनिट से शुरू कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर 9 और यूनिट्स जोड़कर इसकी क्षमता को 300 किलोवाट तक बढ़ा सकते हैं। ये प्लग एंड प्ले जैसा है। अच्छा। जबकि डीजल जनरेटर की क्षमता तो फिक्स होती है। अगर आपकी जरूरत बढ़ गई तो आपको पुराना जनरेटर बेचकर एक नया बड़ा जनरेटर खरीदना और इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा और खर्चीला काम है। तो ये सिर्फ आज की जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार है। ये एक बड़ा रणनीतिक फायदा है। तो हमने परफॉर्मेंस, कुल लागत और टेक्नोलॉजी की स्मार्टनेस, इन सबको परखा। अब अगर हमें एक फैसला सुनाना हो तो इन सारे तथ्यों का निचोड़ क्या है? निचोड़ बहुत साफ है। अगर हम स्रोतों में दिए गए आंकड़ों और फीचर्स को देखें तो प्योर पावर 30.0 लगभग हर पैमाने पर एक स्पष्ट विजेता के तौर पर उभरता है। ये तुरंत, शांत और साफ पावर देता है। ये लंबे समय में एक बहुत बड़ी रकम बचाता है, जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत मायने रखती है। और ये एक स्मार्ट, भविष्य के लिए तैयार सिस्टम है। और इसमें पर्यावरण और नियमों का पहलू भी जुड़ जाता है ना? निश्चित रूप से। डीजल जनरेटर सीधे तौर पर वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। कई बड़े शहरों में तो प्रदूषण के सख्त नियमों के चलते आपको इनके इस्तेमाल के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी पीसीबी से अनिवार्य अप्रूवल लेना पड़ता है, जो एक और झंझट है। बिल्कुल, प्योर पावर से कोई प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इन नियमों की कोई चिंता नहीं। ये एक पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार विकल्प है। तो अगर हम अपने बॉक्सिंग मैच वाली बात पर वापस जाएं, तो ऐसा लगता है कि पुराने हेवीवेट चैंपियन को नए तेज तरार चैलेंजर ने सिर्फ स्पीड और स्मार्टनेस में नहीं हराया, बल्कि स्टेमिना यानी लंबे समय की लागत में भी पछाड़ दिया। हाँ, और अब तो रेफरी यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी पुराने चैंपियन के खिलाफ होते जा रहे हैं। ये एक बहुत सटीक एनालॉजी है। डीजल जनरेटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने समय में बहुत उपयोगी थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी, हमारी ज़रूरतें और हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूकता तीनों ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की हार जीत नहीं है। नहीं, ये एक मैकेनिकल, फॉसिल फ्यूल पर आधारित युग से एक इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल रेडी युग की ओर एक बदलाव का संकेत है। तो असल में चुनाव दो मशीनों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग-अलग दर्शनों के बीच है। एक जो कहता है काम चलाओ और दूसरा जो कहता है बेहतर तरीके से काम करो। बिल्कुल, एक तरफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक समस्या का समाधान करते हुए कई और समस्याएं पैदा करती है, शोर, धुआं, प्रदूषण, भारी खर्च। और दूसरी तरफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चुपचाप, सफाई से और किफायती तरीके से अपना काम करती है और भविष्य के लिए नए रास्ते भी खोलती है। तो इस मुकाबले का फैसला बिल्कुल साफ है। हमारे स्रोतों के आधार पर मॉडर्न चैलेंजर प्योर पावर 30.0 ने पुराने हैवीवेट डीजल जनरेटर को हर राउंड में मात दे दी है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, लागत हो या फिर टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ अंकों पर मिली जीत नहीं, बल्कि एक स्पष्ट नॉकआउट है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अब चुनाव सिर्फ ये नहीं है कि बत्ती कैसे जलाए रखें, वो तो एक बुनियादी जरूरत है। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि हम ऊर्जा का उपयोग कितनी स्मार्ट तरीके से और कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। क्या हम उस टेक्नोलॉजी को चुनते हैं जो महंगी, प्रदूषण फैलाने वाली और असुविधाजनक है, या हम उस टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं जो हमारे पैसे बचाती है, पर्यावरण को साफ रखती है और हमें भविष्य के लिए तैयार करती है? ये सिर्फ एक प्रोडक्ट अपग्रेड नहीं है, ये पावर बैकअप के बारे में हमारी सोच में एक बुनियादी बदलाव है। सही कहा। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी जिंदगी में और कौन सी ऐसी पुरानी भरोसेमंद टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें हम बिना सवाल किए इस्तेमाल करते जा रहे हैं। शायद उनके भी बेहतर, स्मार्ट और ज्यादा जिम्मेदार विकल्प मौजूद हैं, बस उन्हें खोजने की जरूरत है।